दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की सर्द अंधेरी रात में एक चलती बस में 23 साल की मासूम सी लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने पहली बार बलात्कार जैसे संगीन मुद्दों पर देश को झकझोरा था। ये ऐसा दर्दनाक केस था जब जनता, सरकार और कानून बनाने वाले सभी रो पड़े थे। उसके बाद दावों और वादों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। कानून का खौफ बढ़ाकर सूरत बदलने तक का भरोसा दिलाया गया, मगर अफसोस उसके बाद सिर्फ वक्त ही बीता और कुछ भी नहीं। हम बात कर रहे हैं निर्भया केस की। संभव है कि आपने अभी तक निर्भया केस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन हम आपको इसकी कुछ ऐसी बारीकियां बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने अब तक नहीं सुना होगा। हम आपको निर्भया के एकमात्र जिंदा बचे नाबालिग दरिंदे से भी मिलवाएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ध्यान दीजिए कि हमारा मकसद केवल व्यूज और लाइक हासिल करना नहीं है, बल्कि आपको सही और निष्पक्ष जानकारी देना भी है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की निर्भया का जन्म 10 मई 1990 को दिल्ली में हुआ था। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और परिवार की इकलौती बेटी भी थी। निर्भया के माता पिता ने बेटे बेटियों में बिना कोई भेदभाव किए निर्भया को भी अच्छी शिक्षा दी थी और निर्भया को भी बराबरी का मौका दिया था। निर्भया बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी और वह हमेशा अपने परिवार वालों की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए आगे बढ़ने का फैसला करती है। आगे की पढ़ाई करते हुए वह मेडिकल फील्ड में आने का फैसला करती है। बात है 16 दिसंबर 2012 की। दिन रविवार था। छुट्टी का दिन होने की वजह से निर्भया अपने एक दोस्त अवनिंद्र पांडे के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाती है। अवनिंद्र पांडे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है। उन दोनों सिनेमाघर में आमिर खान की फिल्म तलाश लगी हुई थी, इसलिए निर्भया अपने दोस्त के साथ तलाश फिल्म देखने का प्लान बनाती है और ये दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जब ये लोग सिनेमा हॉल तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर काफी भीड़ होती है और इन्हें फिल्म का टिकट नहीं मिल पाता है। इसलिए दोनों तलाश फिल्म देखने की बजाय लाइफ ऑफ पाई नाम की फिल्म देखने का फैसला करते हैं। इवनिंग शो में लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद दोनों अपने अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। वैसे तो रात बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, मगर फिर भी ठंड होने की वजह से ऑटो बहुत कम चल रहे थे। कुछ देर बाद एक ऑटो वाला मिलता है जो इन्हें लेकर चलने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो भी इन दोनों को मुनरका बस स्टैंड तक लाने के लिए ही राजी होता है। ये दोनों सोचते हैं कि मुनरका से बस लेकर द्वारका चले जाएंगे, इसलिए दोनों ऑटो से चलकर मुनरका बस स्टैंड तक आ जाते हैं। मुनरका बस स्टैंड आने के बाद ये दोनों थोड़ी देर इंतजार करते हैं, मगर इन्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए सही सवारी नहीं मिलती है। हालांकि जब रात के लगभग 9:30 बज रहे थे तभी एक सफेद कलर की काले शीशे वाली बस वहां से गुजरती है। बस के गेट से खड़ा एक लड़का चिल्लाते हुए इन दोनों से पूछता है, कहाँ जाना है? जवाब में निर्भया का दोस्त कहता है कि द्वारका। बस वाला कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं। इसके बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ इसी बस में बैठ जाती है। जब निर्भया और उसके दोस्त बस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं बस के अंदर 3 और सवारी मौजूद हैं, इसलिए ये दोनों बस के अंदर निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। मगर किसे मालूम था कि ये इंतजार बस इंतजार बनकर ही रह जाएगा। कुछ देर तक तो बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है, मगर थोड़ी देर बाद ही ड्राइवर बस को दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। इस बात का अंदाजा होते ही निर्भया का दोस्त तुरंत बस के ड्राइवर से पूछता है, मगर सही ढंग से जवाब देने की बजाय बस का दूसरा स्टाफ निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम दोनों आखिर कौन हो और इतनी रात में अकेले क्या कर रहे थे। जब निर्भया और उसके दोस्त बस के अंदर गए थे तब इन लोगों ने देखा था कि 3 बस स्टाफ के अलावा 3 लोग पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे। उन्हें लगता है कि वो तीनों पैसेंजर ही हैं, मगर थोड़ी देर बाद ही साफ हो जाता है कि वो तीनों पैसेंजर नहीं बल्कि बस स्टॉप के साथी ही हैं। अब ये सभी 6 लोग मिलकर निर्भया के दोस्त को मारना शुरू कर देते हैं। पहले तो वह निर्भया के दोस्त को लात घूंसों से मारते हैं, मगर इसी लड़ाई के दौरान एक लड़का बस के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक बड़ी सी लोहे की रॉड को निकालता है और उसके सर पर दे मारता है। इस कारण निर्भया का दोस्त वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब ये सभी 6 लोग मिलकर निर्भया को खींचते हुए बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ भी निर्भया के साथ होता है उसे हम शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते हैं। बस चलती रहती है और निर्भया के साथ दरिंदगी अंजाम दी जाती रहती है। यह सिलसिला 2-2.5 घंटे तक चलता रहता है और बारी बारी से बस के अंदर सभी 6 दरिंदे निर्भया के शरीर को नोचते रहते हैं।
6 लोगों के साथ अकेले लड़ना निर्भया के लिए भी संभव नहीं था। फिर भी निर्भया अपनी पूरी हिम्मत लगाते हुए उनके साथ लड़ती रहती है और बाद में हुए खुलासे के मुताबिक 6 में से 3 दरिंदों पर कई बार वार करती है और कईयों को तो काटकर बचने की भी कोशिश करती है, मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता है। जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिलकर निर्भया को बस से बाहर फेंककर उसे कुचलते हुए एक्सीडेंट का रूप देने का प्लान बनाते हैं। मगर उससे पहले ये लोग मिलकर तय करते हैं कि निर्भया का दोस्त भी मर जाना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से निर्भया के दोस्त के सर पर दोबारा लोहे की रॉड से वार किया जाता है और फिर दोनों को चलती बस से फेंक दिया जाता है। बस से फेंके जाने से पहले इन दोनों के कपड़े भी वो दरिंदे उतार लेते हैं और उनके पास मौजूद मोबाइल समेत दूसरे सभी सामान लूट लेते हैं। अभी रात के 11 बज रहे थे। बस के अंदर मौजूद दरिंदों ने निर्भया के दोस्त की जान लेने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो उसकी जान नहीं ले पाते हैं। इस कारण बस से फेंके जाने के बाद निर्भया का वही दोस्त कुछ होश में आने के बाद लोगों से मदद की गुहार लगाने लगता है, मगर काफी लोग उसे नजरअंदाज करते हुए निकल जाते हैं। हालांकि एक अनजान व्यक्ति ने इन दोनों को बुरी हालत में देखकर तुरंत पुलिस को फोन करता है और थोड़ी देर बाद ही एक टीम वहां पर पहुंच जाती है और तुरंत दोनों को सफरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। निर्भया के साथ कितनी बर्बरता की गई थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निर्भया की आंतें बाहर निकल चुकी थी, बेतहासा ब्लीडिंग हो रही थी, पूरा शरीर चूर चूर हो चुका था, उसके शरीर के अंदर लोहे की रॉड डाल दी गई थी। निर्भया की स्थिति को देखते हुए तत्काल इलाज शुरू कर दिया जाता है। हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी कि तुरंत उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कुछ ही घंटे के बाद निर्भया के साथ हुई दर्दनाकी की खबर मीडिया के जरिए देश दुनिया में फैलनी शुरू हो जाती है। जब लोग निर्भया के साथ हुई बर्बरता की कहानी सुनते हैं तो लोग गुस्से से भर जाते हैं। लोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ वो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग करने लगते हैं। देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेता है और देश भर में निर्भया के समर्थन में प्रदर्शन होने लगते हैं। लोग देश भर में निर्भया के लिए दुआ करना भी शुरू कर देते हैं, मगर निर्भया की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाती है। यहाँ तक कि 16 दिसंबर 2012 से लेकर 19 दिसंबर 2012 के बीच निर्भया की एक के बाद एक 5 सर्जरी करनी पड़ती हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी निर्भया की स्थिति बिगड़ती चली जाती है। इस कारण 21 दिसंबर 2012 को भारत सरकार की ओर से देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर की कमेटी बनाई जाती है और सरकारी खर्चे पर निर्भया को बेस्ट ट्रीटमेंट देने को कहा जाता है। इसके बावजूद भी निर्भया की स्थिति नहीं संभलती है, यहाँ तक कि इन्फेक्शन भी बुरी तरीके से फैल गया था। उधर डॉक्टर जी जान लगाकर निर्भया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्थिति बिगड़ती ही चली जा रही थी। इसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 26 दिसंबर को एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है और इसमें फैसला किया जाता है कि निर्भया को वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल भेजा जाएगा। इसी के बाद निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट करके भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। फाइनली 27 दिसंबर को निर्भया सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल पहुँच जाती है और वहाँ पर उसका इलाज शुरू हो जाता है, मगर यहाँ आते ही निर्भया की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। 29 दिसंबर को स्थानीय समय के अनुसार सुबह के 4:45 पर निर्भया इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। निर्भया की मौत के बाद उसके सबको वापस दिल्ली लाया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। निर्भया के दोस्त को कुछ दिनों के इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इधर निर्भया का इलाज चल रहा था, उधर ग्राउंड लेवल पर दिल्ली पुलिस काम करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। इस घटना की रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर ही अंदर दिल्ली पुलिस ने कईयों को गिरफ्तार भी कर लिया था। सीसीटीवी फुटेज के जरिए दिल्ली पुलिस बस की भी पहचान कर लेती है और उसके आधार पर सबसे पहले बस के ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार करती है और फिर राम सिंह के बयान के आधार पर गिरफ्तार अपराधियों में 30 साल का राम सिंह, 26 साल का उसका भाई मुकेश, इसके अलावा पुलिस ने 20 साल के विनय शर्मा, 19 साल के पवन गुप्ता को भी गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी बिहार और यूपी से हुई थी, जबकि छठे अपराधी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया था। शुरू में इस अपराधी का नाम पब्लिक में नहीं बताया गया था क्योंकि वो गिरफ्तारी के समय 17 साल और कुछ महीने का था और कानूनी हिसाब से वह एक नाबालिग था, इसलिए उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। हालांकि बाद में खुलासा होता है कि इस नाबालिग का नाम मोहम्मद और उसको आनंद विहार टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने अच्छे ठाकुर नाम के 28 साल के लड़के को भी गिरफ्तार किया था जो बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। ये सभी अलग अलग बैकग्राउंड के थे और इन लोगों की कुछ ही दिनों पहले दोस्ती हुई थी। घटना वाली रात ये लोग पार्टी करने के मूड में ही निकले थे। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है और फिर निर्भया का दोस्त उन सभी 6 अपराधियों की पहचान कर लेता है।
इसके बाद इन लोगों पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू होती है। मामले की सुनवाई चली रही थी कि 11 मार्च 2013 को निर्भया केस के प्रमुख आरोपियों में से राम सिंह तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा 1 सितंबर 2013 को इसके नाबालिग आरोपी को मात्र 3 साल की सजा के तौर पर सुधार गृह भेज दिया जाता है, जबकि बाकी बचे 4 अपराधियों पर बलात्कार समेत गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है और फाइनली 13 सितंबर को कोर्ट द्वारा उन सभी को मौत की सजा सुना दी जाती है। फाइनली 20 मार्च 2020 को सुबह के 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। मेडिकल टीम द्वारा 6 बजे सभी को मृत घोषित कर दिया जाता है। 3 साल की सजा पूरी करने के बाद अफरोज को सुधार गृह से निकालकर बेहद ही गुपचुप तरीके से नई जगह भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफरोज को नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन भी दी जाती है ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सके। फाइनली अफरोज कहाँ रह रहा है, इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर किसी को नहीं दी गई है, क्योंकि देश के कानून के मुताबिक नाबालिग अपराधी की सुरक्षा करना भी कानून की ही जिम्मेदारी है। हम यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको सही और निष्पक्ष जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, आपके अनुसार बलात्कार के मामलों को कम करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें ताकि जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जानने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे।